यूट्यूबर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं भाई कि हमारा पेपर आया, हमारा पेपर। अरे रुको जरा, बच्चों के बारे में तो सोचो। पता नहीं कौन से साल के पेपर से ये क्वेश्चन आया है। तो 11th में जो स्टूडेंट्स हैं, जो 12th में जाएंगे, उनको थोड़ा ध्यान रहेगा इस चीज का कि पेपर अंदर से भी आ सकता है। बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने बोला कि सर हमारा आउट ऑफ पेपर गया, एक दो एमसीक्यू गलत हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ऐसा लग रहा है कि पास भी होंगे या नहीं होंगे। देखा ना, एक फिजिक्स का पेपर 17 तारीख को होने के बाद इतना बड़ा बवाल मच रहा है। सब लोग चिल्ला रहे हैं फिजिक्स का पेपर बाहर से आया, इधर से आया, उधर से आया। भाई जिसने पढ़ाई नहीं की थी ना 16 के 16 चैप्टर्स, जिसने एक से एक सवाल नहीं पढ़ा था ना, उनकी वाट लग गई है। और ऑब्वियसली फिजिक्स इट इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दोज जो उसे पढ़ना नहीं चाहते, और इसी कारण ये सारी चीजें हो रही है। यूट्यूबर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं भाई कि हमारा पेपर आया, हमारा पेपर। अरे रुको जरा, बच्चों के बारे में तो सोचो। बच्चे क्या चाहते हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या है। भाई तुम इतने बड़े हो, तुम सवाल को समझ लोगे। बच्चों को तो समझ में आना चाहिए कि सवाल किस तरीके का, क्या टाइप का आया हुआ है। हाँ, अब इसका एनालिसिस करते हैं। उससे पहले वीडियो जाके देख लेना, वहां पे हमने बताया कि पैटर्न जो है वो प्रॉपर जैसे का वैसा ही आया है। देयर आर 7 थ्योरीज एंड 5 न्यूमेरिकल्स, जो सेक्शन बी से शुरू होता है। सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में प्रॉपर थ्योरी 7 और 5 न्यूमेरिकल आया है, जैसा क्राइटेरिया दिया हुआ है। एमसीक्यू में भी बराबर 10 एमसीक्यू में से 7 थ्योरी और 3 न्यूमेरिकल्स आए हैं। और 8 क्वेश्चन जो उसमें होते हैं 1 मार्क्स के, उसमें भी प्रॉपर 2 न्यूमेरिकल्स और 6 थ्योरी आई हुई है। तो क्राइटेरिया बेसिस पे पेपर जो है बिल्कुल करेक्ट है। बट अगर मार्किंग के बारे में देखा जाए तो मैंने एनालिसिस किया है, और उस एनालिसिस के बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 9 मार्क्स का आया है, और एक चैप्टर 14 नंबर का, उसमें सिर्फ 3 या 4 मार्क्स का ही आया है। तो बस इन 2 चैप्टर्स में थोड़ा कम ज्यादा हमको देखने को मिला। बाकी सभी चैप्टर्स से 4 से लेकर 7 या जो भी दिया हुआ है पैटर्न, उस तरीके से पेपर आया हुआ है। लेकिन बात जब हम करते हैं कि सवाल पेपर में कैसे आए, और उस सिचुएशन में जो इंसान वहां पे पेपर देने बैठा है, बेचारा वो बच्चा इतने सालों से इतने सब्जेक्ट्स का पढ़ाई करने के बाद वहां पे अभी पेपर लिख रहा है, और उसको आप ऐसे आड़े टेढ़े तरीके से सवाल पूछ रहे हो, तो वो बेचारा तो घबरा ही जाएगा। और ऑब्वियसली यार 100% में से 30 से 40% बच्चे ऐसे हैं जो पूरा 16 में से 16 चैप्टर्स पढ़ के जाते हैं। इवन दो जो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, वो भी थोड़ा स्मार्ट स्टडी करके कुछ स्किप करके जाते हैं, और जिनको लगता है कि लास्ट प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के क्वेश्चन लेके इतने ये आ सकते हैं, तो उसमें अब प्रोबेबिलिटी तो है ही कि कुछ ना कुछ छूटेगा। इसलिए तो मैंने जब बोला था कि मिनिमम इतने चैप्टर्स कर सकते हो, तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी में ही हम गए थे कि भाई आपने जितने लेसन किए, समझो जो छूटे हैं उसमें से ही सवाल आए हैं, तो आप कितने ले सकते हो, राइट। तो ये बड़ा ही डिफिकल्ट मामला हो जाता है कि ऐसे तरीके से पढ़ाई करना जहाँ पे सब लोग फंस चुके हैं। और 5-6 साल के बाद ऐसा पेपर आना, इस तरीके का टैकल करने वाला, थोड़ा सोचने वाला पेपर आना, लॉजिकल वाला पेपर आना, थोड़ा समझने वाला पेपर आना, ये जाहिर था और आना ही चाहिए था। क्योंकि बच्चे लास्ट प्रीवियस ईयर के 5 साल 6 साल के पेपर्स के को देख के ही पढ़ना शुरू कर रहे थे, पढ़ रहे थे ज्यादा एंट्रेंस की तरफ और बाकी चीजों की तरफ ध्यान देके बोर्ड को हमने थोड़ा हल्के में लेना शुरू कर दिया था पिछले 4-5 साल से। तो ये एक अच्छी बात भी हुई कि इस तरीके से पेपर आया, ताकि अगले जो 11th में जो स्टूडेंट्स हैं, जो 12th में जाएंगे, उनको थोड़ा ध्यान रहेगा इस चीज का कि पेपर अंदर से भी आ सकता है। और कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस नहीं थे, बट मैं आपके साथ हूँ बच्चों, पेपर जो है टैकल करने वाला था और सोचने वाला था। इसी के कारण आपको ये डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही होगी। लेकिन तो ये तो बड़ी ही गलत बात हो गई है उन लोगों के साथ। तो चलो समझते हैं कि ऐसा क्या था इस पेपर में जो हमको इस पेपर के बारे में डिफिकल्ट लगा। तो अगर हम शुरुआत करें स्टार्टिंग से, तो यहाँ पे एज यूजुअल कॉन्स्टेंट्स दिए हुए थे, बाकी लॉग टेबल वगैरह तो आपको दिया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कांस्टेंट हमें याद रखने चाहिए वो सभी यहाँ पे दिए हैं, और बहुत से कांस्टेंट का लगभग सभी का यूज भी हमारे न्यूमेरिकल्स में हुआ है। सेक्शन ए की बात करें तो प्रॉपर जैसे हमने कहा 7 थ्योरी और 3 न्यूमेरिकल्स इसमें भी आए हुए, तो ये पैटर्न के हिसाब से सब बढ़िया है। और मार्किंग पैटर्न की बात किसी और वीडियो में करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता। मैंने एनालिसिस किया है तो मैंने देखा कि प्रॉपर लेसन से आया, सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी और 14 नंबर के चैप्टर का थोड़ा प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे सीधा सीधा लॉ आया है ना, थर्मोडायनामिक्स का, जिसके कारण हमें यहाँ देखने को मिल रहा है सीधा सीधा आंसर यहाँ पे आपने टिक कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 4th लेसन का, ये 2nd लेसन का बर्नौलीज थ्योरम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे भी आपने एनर्जी टिक किया होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल बिलोंग्स टू डायथर्मोनस सब्सटेंस, तो जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन को पढ़ते हैं बच्चों, तो बड़ा ही सिंपल सा ये फंडा है। डायथर्मोनस एंड अथर्मोनस सब्सटेंस होते हैं जो हीट को पास होने देते हैं अपने थ्रू, जो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं अपने थ्रू। इस कैटेगरी में उसको बनाया जाता है। डिफरेंस बिटवीन के अच्छे सवाल इसमें बनते हैं, तो इसका भी आपको आंसर पता होगा। वुड, आयरन, कॉपर के अलावा ग्लास ये चीज कर सकता है, डायथर्मोनस की प्रॉपर्टी शो कर सकता है। यस बाकी इस क्वेश्चन
इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन में डायरेक्ट के क्यू अपॉन आर, तो ये 1/r आपने टिक कर दिया होगा। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी नहीं बोल सकते और आसान क्वेश्चन भी नहीं बोल सकते, क्योंकि फॉर्मूला इस तरीके के याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जो बना बना के बनते हैं। तो ये तो यहाँ पे रॉन्ग होने के चांसेस आपके बहुत थे ही, पता नहीं किसने इसको टिक किया सही से या नहीं, बट मेरे जो कॉन्टैक्ट में स्टूडेंट है उन्होंने मोस्ट ऑफ द 80% लोगों का ये आंसर सही आया और उन्होंने फर्स्ट आंसर इसको बताया, राइट। तो वो हमने डिस्कस किया था कि v/e का रेशो विल बी ग्रेटर देन 1, तो उस हिसाब से उन्होंने जो है दो एलिमिनेट कर दिए, और दो एलिमिनेट करके इन दोनों में से कोई तो भी एक आंसर होगा, एंड देन v/e रेशो होता है, ये पता था, इसलिए ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे फिफ्थ नंबर का अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, हाइड्रोजन और ये काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ का ये रिलेशन है। तो हम सबको पता है कि वेवलेंथ जो होती है वो एनर्जी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब मासेस के बारे में यहाँ पे बात की है, ऑब्वियसली मासेस भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होते हैं वेवलेंथ से, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी और जिसका मास कम होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, एज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम सब जानते हैं प्रोटॉन, हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा हल्का होता है, जिसके कारण इसकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्गेस्ट हमको देखने को मिली। देन इसके बाद गेट की अगर बात करें तो बड़ा ही सिंपल, ये एक था क्वेश्चन की तरह ही था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन की तरह एक एमसीक्यू था, जिसमें हाई आउटपुट चाहिए, जब दोनों इनपुट हाई हैं तो 1 1, सो 1 into 1 दैट इज एंड गेट, हमारा आंसर सही रहेगा। तो यहाँ पे भी आप इजीली मार्क्स ले सकते थे। देन 7th नंबर की अगर बात करें तो पावर रेटिंग ऑफ अ सीलिंग फैन रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 2 न्यूटन मीटर एंड एंगुलर स्पीड दी है 2 पाई रेडियन पर सेकंड। तो ऐसा ही एक न्यूमेरिकल भी आगे आया है, हम देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाने की जरूरत थी, हमें क्या निकालना था, यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर रेटिंग। तो पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं, हमने इसमें पढ़ा है फोर्स इंटू वेलोसिटी, जब अपन पावर प्रॉपरली पढ़ रहे थे। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी ये लीनियर फॉर्म में हो गया बच्चों, राइट। तो मैंने आपको लीनियर और एंगुलर के इक्वेशन से जब हम रिलेट कर रहे थे तो हम फोर्स को टॉर्क, लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यस लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, यही चीजें यहाँ पे करनी थी। एंड जस्ट यू पुट हियर दैट पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। उसकी जगह पे देखो, अगर मैं करके बताऊं आपको एक यहाँ पे, सो आपको यहाँ दिखेगा कि पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी आता है, फोर्स एंगुलर में टॉर्क हो जाएगा और वेलोसिटी एंगुलर में एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। तो बड़ा ही सिंपल, टॉर्क का यहाँ पे 2 और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड हम यहाँ पे बोल सकते हैं 2 पाई, एंड यू विल गेट द 4 पाई इज द करेक्ट आंसर विथ यूनिट दैट इज वैट। तो ये इस तरीके का कुछ आपको देखने को मिला। देन ये लास्ट में 3 न्यूमेरिकल्स, आगे की वो सभी थ्योरी थी। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर इज वाइब्रेटिंग विद लूप। तो ये भी एक इमेजिनरी क्वेश्चन था कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास जो वाइब्रेट कर रही है किसी 2 लूप्स बनाकर। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक स्ट्रिंग 2 लूप बनाई इस तरीके से, एंड देन ये लेंथ जो है टोटल, इसको ही हम लैम्डा बोलते हैं, राइट, क्रिस्ट एंड ट्रफ, करेक्ट। एंड देन यहाँ पे 2 लूप 2 मीटर, तो ये लैम्डा का वैल्यू भी हो जाएगा 2 मीटर। तो हमें डिस्टेंस पूछा है नोड और एंटी नोड एडजेसेंट। तो यहाँ कोई एक पकड़ लो और यहाँ एक पकड़ लो, तो इन दोनों के बीच में एडजेसेंट जो डिस्टेंस होगा इट विल बी 1/4 टाइम्स, तो λ/4 टाइम्स रहेगा। तो λ/4 टाइम्स में हमारा जो आंसर आएगा, लैम्डा का वैल्यू 2 एंड डिवाइडेड बाय 4, इट विल बी 0.5, करेक्ट। सो 0.5 विल बी योर करेक्ट आंसर। सिमिलरली यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर में डायरेक्ट फार्मूला बेसिस था, ES अपॉन EP इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP। तो इसमें भी आपका 4 ऑप्शन में से कोई तो भी आंसर आ ही जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे इस तरीके से टैकल करने वाले ये 2 सवाल हमको देखने को मिले, और ऐसे ही आगे है यार, जो ये फार्मूला बेसिस पे था डायरेक्ट उसी तरीके से। अब यहाँ गौर करो, ये मेरे को बड़ा मजेदार लगा। ये आया है क्वेश्चन इससे पहले, बट एट व्हाट टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बिकम 0। बच्चे परेशान हो गए कि अब करे तो करेगा, इसका आंसर लिखे तो लिखेगा। एक तो 1 मार्क्स का है, कितना लिखते बैठेंगे, तो एक लिखा 4-5 लाइन में, तो कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा वो भी नहीं पता। कोई लिक्विड भी नहीं दिया है, तो फिर वो वाटर था तो कोई 100 डिग्री लिख के आया, कोई 0 डिग्री लिख के आया, कोई 70 डिग्री लिख के आया। उनको समझ में नहीं आया कि करना तो भी क्या है। कोई बॉइलिंग पॉइंट लिख के आया यार, अब किसी ने बॉइलिंग पॉइंट लिखा होगा और किसी ने इसका आंसर क्रिटिकल टेम्परेचर लिखा होगा। तो अब आंसर के मतलब सवाल कौन सा आंसर करेक्ट है, वो कौन से आंसर को टिक देंगे, किस पे 1 मार्क्स लिखेंगे, है ना। तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर, बट सवाल को कुछ अच्छे तरीके से तो पूछो, एट व्हाट टेम्परेचर मतलब क्या है ना। एट व्हाट टेम्परेचर मतलब क्या यार, एक डेफिनेशन दे देते उससे अच्छा क्रिटिकल टेम्परेचर की, तो बच्चे खुश हो जाते। तो ये सवाल को थोड़ा अजीब तरीके से पूछने के कारण इंग्लिश यहाँ पे थोड़ा सा वर्क नहीं कर पाया बच्चों का, और उसकी वजह से यहाँ पे हो गया उनका प्रॉब्लम पहले ही सवाल में यहाँ पे, और उधर 2 MCQ में। देन डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, तो ये आसानी से ही हो जाएगा। व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज। दिस वन इज अगेन एक टैकल वाला क्वेश्चन था कि क्या इसका आंसर रहेगा यार। 0 तो लिख के आ गए, कोई 0 लिख के आया, कोई कुछ और लिख के आया, बट समझ में किसी को नहीं आ रहा है सवाल की किस तरीके का ये क्वेश्चन है। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फॉर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अब इसका आंसर
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर है तो कोई बॉडी मूव तो नहीं होगा सिंपली, तो वहां पे when the displacement is zero the work done will be zero। बट बच्चे समझने में ही परेशान हो गए इस सवाल को। भले ही ये सवाल कहीं से आया होगा, लेकिन क्या आप सवाल को थोड़ी ना याद रख सकते हो यार। कोई चीज आपने 5 साल में पेपर में देखी है तो उस सवाल को थियोरेटिकली उस सवाल को नहीं याद रख सकते, इतना सारा पढ़ना रहता है बच्चों के दिमाग में। तो हुआ ये भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा, मुझे पता है। देन व्हाट यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो बहुत से लोग यहाँ पे भी परेशान थे कि सर थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम को ही बताया कि बाउंड्री सराउंडिंग एंड सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दी। कोई बच्चों ने ये भी लिख के आया यार कि व्हाट यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन क्लोज एंड आइसोलेटेड। अब मार्क्स किस पे मिलेंगे वो तो वही जानते हैं कि क्या मार्क्स आपको वो देंगे। थर्मोडायनेमिक, राइट अ नोट ऑन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, डिफाइन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, खत्म। ऐसा सवाल आना चाहिए। देन यहाँ पे फिर से एक अंदर से सवाल आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी कॉल्ड व्हेन एच इक्वल्स टू 0 इज इन द हिस्टेरिसिस लूप। इतना तो भी अच्छा था कि उन्होंने यहाँ पे ये बोल दिया कि इट इज हिस्टेरिसिस लूप, नहीं तो ये बी और एच का मीनिंग तो हिस्टेरिसिस लूप सुनने के बाद भी बच्चों को समझ में नहीं आया। कितने तो भी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने हिस्टेरिसिस लूप को स्किप कर दिया होगा यार, और वो सवाल यहाँ पे हमको देखने को मिला। पता नहीं कौन से साल के पेपर से ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ का जो चेंज है इस पेपर का वो बिल्कुल जबरदस्त चेंज यहाँ पे देखने को मिला 6 साल में, और बड़ा ही अच्छा ये पेपर परेशान करने वाला पेपर था। तो इसको बी कॉल, तो हम जब हिस्टेरिसिस लूप सॉल्व करते हैं तो वो लूप में जहाँ पे लॉस इन एनर्जी में हमको दिखाई देता है कि एच को 0 करने के बाद भी बी की कुछ तो भी पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसे रिटेंटिविटी रिमेनेंस हम कहते हैं। तो वो भी इसका आंसर जिनको पता है उन्होंने लिखा होगा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, स्टेट द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग, है ना। अब कोई ने tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन rg लिखा, किसी ने थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन rg लिखा। बट ये दोनों लिखने के बाद जिन्होंने नीचे ये चीज नहीं लिखी होगी ना, v का मतलब, r का मतलब, g का मतलब, थीटा का मतलब, उनको भाई पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। देन यहाँ की बात करें तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जस्ट नियर द सरफेस ऑफ अ चार्ज प्लेन शीट मेजर फ्रॉम द मिड पॉइंट। तो ये भी एक डायरेक्ट फार्मूला बेसिस था, राइट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है और सिग्मा का यहाँ पे है, दोनों का 8.85 होता है, पावर में डिफरेंस है। एंड देन आप वैल्यू पुट करोगे तो डिवाइडेड बाय 2 आएगा, तो 1/2 मतलब 0.5 कुछ तो भी टाइम्स 10 टू द पावर कुछ तो भी आपका आंसर होगा। माइक्रो है तो 10 टू द पावर -6 आएगा। Find kinetic energy of 1 liter of an ideal gas at STP। अब ये सुनते ही बच्चे ऐसे परेशान होके सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि ये क्या सवाल है, इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है, अब इसको छोड़े कैसे, तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो बच्चों ने इतने परेशानी के साथ इसको क्या 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 करके आ गए होंगे। उनको तो एसटीपी, किन किन लोगों को एसटीपी का मीनिंग नहीं पता होगा, कि इन्होंने 1 लीटर को कन्वर्ट भी नहीं किया होगा यार मीटर क्यूब में। फाइंड काइनेटिक एनर्जी, सबको काइनेटिक एनर्जी का एक ही फॉर्मूला बताया है, हाफ mv स्क्वायर। जिन्होंने लिख के आए 3/2 एनआरटी, उन्होंने आर का वैल्यू लिखा, एन का वैल्यू लिखा, एसटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है वो उनको वहां पे याद नहीं आया। तो इतनी अलग तरीके से ये सवाल को बच्चों ने जो है वो ये नहीं किया, क्या बोल सकते हैं उसको यार, प्रोसेस नहीं किया अपने माइंड में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो मैं वही कह रहा हूँ यार, सब यूट्यूब वाले चिल्ला रहे हैं कि मेरे इसमें से पेपर आया, मेरे इसमें। अरे हाँ भाई, इतने सालों से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हर लेसन का एक एक पेपर दे रहे हैं, हर लेसन पे 3-3 4-4 पेपर हो रहे हैं, ऐसे करके करके 16x3 और फिर टेस्ट सीरीज के पेपर्स करवा के दे रहे हैं, पीडीएफ भेज रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज रहे हैं, तो पेपर उसमें से आएगा। मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को ये बोलो ना कि तेरे को ये पूरा लेसन करना है भाई, एक भी चीज नहीं छोड़नी है ना। बोर्ड के लिए तुझे पूरा लेसन ही रीड करना है, तेरे को एक भी चीज नहीं छोड़नी, इसी में से पेपर आएगा, खत्म। तो बच्चों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाओ ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसको वैसे बनाओ, है ना, कि पूरा कर भाई, जो भी होगा देखा जाएगा। एट द एंड जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं तो ऐसे टैकल करने वाले सवाल जो रहेंगे वो उनको खुद को करते आने चाहिए, तब वो नहीं बोलेंगे कि प्रीवियस ईयर में नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। और आपको प्रूव करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि मेरे इसमें से पेपर आया, सब लोगों को पता रहेगा कि हाँ आपके इसमें से पेपर आया, करेक्ट। तो यहाँ अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो ये 3/2 एनआरटी की जगह पीवी अगर आप लिख दोगे तो ये वॉल्यूम 1 लीटर आएगा, प्रेशर आ जाएगा आपका एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1, और नंबर ऑफ मोल्स की यहाँ पे वैल्यू, एक केमिस्ट्री में ये कंसेप्ट है, ऑब्वियसली फिजिक्स में नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स फॉर गैसेस इट इज 1/22.1 या हाँ 22.1 लीटर का होता है, मतलब 1 मोल अगर आप लिक्विड भरो तो वो कितना भर जाएगा, यस 22.1। जैसे 1 मोल मतलब उतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वैसे यहाँ पे लीटर में वो चीज आएगी 22.1।
चलो ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं, तो ऊपर के 2 सवाल हुए और यहाँ के 3 सवाल हो गए, तो ये हम छोड़ देते हैं 5 मार्क्स के लिए। नाउ सेक्शन बी, एक्सप्लेन हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन, तो फंडामेंटल और वो फंडामेंटल +1 हो जाएगा। यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्ट्रीमलाइन फॉर डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी हो जाएगा और ये तो प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है। स्टेट द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एंड करंट सर्कुलर आर्क, हेंस फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर। सो ये भी सबको पता है, म्यू 0/4 इनटू थीटा, है ना। तो ये भी हमको याद है, थीटा की जगह सिर्फ आपको 2 पाई रखना था क्योंकि सर्कुलर आर्क है, तो देन जो भी कट होगा वो बचा हुआ आपका आंसर रहेगा। स्टेट एंड टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये आया आपका फर्स्ट लेसन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, देन ओमेगा को आप आई को डिफरेंशिएट, आई ओमेगा को डिफरेंशिएट करो, dl बाय dt लिया, इधर d ओमेगा बाय dt, d ओमेगा बाय dt मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन, एंगुलर होने के कारण एंगुलर एक्सेलरेशन, सो आई अल्फा आएगा, देन आई अल्फा इज टॉर्क, देन टॉर्क इक्वल्स टू 0, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो ये भी एक बढ़िया सवाल था फर्स्ट लेसन से। तो देखो अलग अलग लेसन से आया, 6 लेसन से आया, सेकंड लेसन से आया है। ये कहाँ का है भाई, मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस है ना, सर्कुलर आर्क, हाँ ये शायद 10th लेसन का है। स्टेट एंड प्रूव ये फर्स्ट लेसन का है। एनी 4 एडवांटेज ऑफ एलईडी, तो ये तो आने ही वाले थे, यूजेस उस लेसन में से आने के चांसेस बहुत है। एक्चुअली ये भी डिसाइडेड होते हैं पेपर में कि कुछ यूजेस रहेंगे, कुछ डिफरेंशिएट रहेगा, पर ठीक है यार, पैटर्न के हिसाब से चले तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। सो स्टेट एनी 4 एडवांटेजेस, ये एलईडी के एडवांटेजेस भी आपने लिखे होंगे और बोला भी कि 4 ही लिखो 2 मार्क्स के लिए। तो कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर, मेंटेन एट 127 डिग्री सेल्सियस। तो एनर्जी रेडिएटेड मतलब Q का वैल्यू हमको निकालना था, है ना, इमिसिव पावर इज इक्वल टू Q अपॉन 80 होता है, दैट इज एनर्जी रेडिएटेड, हाँ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू इमिसिव पावर। बट हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है कि एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो इमिसिव पावर, तो जो E का वैल्यू रहेगा स्मॉल e का वो 1 हो जाएगा, तो हमें E ओके, तो हमें स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ के साथ रिलेट करना पड़ेगा। सो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा फिर, तो वहां पे t टू द पावर 4 आएगा, है ना। सिग्मा का वैल्यू आपको ऊपर मिल जाएगा शायद, है ना, यस बराबर है, सिग्मा का वैल्यू यहाँ से मिलेगा। देखो बोला ना मैंने, यहाँ पे आपको काम में पड़ेगा करके, तो ये सिग्मा 80 और t टू द पावर 4 से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो थोड़ा लॉग टेबल का यूज और थोड़ा आपका 2 कॉइल सेल्फ इंडक्टर्स, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग K का वैल्यू दिया है, L1 L2 दोनों सेम है, मिली हेनरी में थे, -3 कर देते, -6 हो जाते, तो फार्मूला M इज इक्वल्स टू K टाइम्स अंडर रूट L1 L2 है, तो सीधा L1 L2 की जगह 60 पुट कर दिए, तो 36 का 6 बाहर आ जाएगा, और -6 का और 2 का, हाँ वो हो जाएगा आपसे 0.75 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे -6 का बाहर -3 और 3600 का बाहर 60 आ जाएगा, तो आपका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ जाएगा। तो दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम। इसकी बात करें तो बड़ा ही सिंपल था, LCR फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच का ही निकाला जाता है, चाहे एलसी हो, चाहे LR हो, या फिर रेजिस्टेंस हो, या कोई भी एक इंडिविजुअल हो, या तीनों कंबाइन हो, वोल्टेज और करंट के बीच का ही फेज डिफरेंस निकाला जाता है। और इट इज हाँ डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो वो भी आपका आंसर आ गया होगा नो डाउट। एडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर की जगह पोटेंशियोमीटर क्यों यूज करते हैं भाई, तो ऑब्वियसली जब हम पोटेंशियोमीटर पढ़ रहे होंगे हमें पता ही होगा, पूछा ही होगा बच्चों ने कि वोल्टमीटर की जगह पोटेंशियोमीटर क्यों सर, तो ये वही यहाँ पे चीजें लिखनी थी। नीट एंड लेवल सर्किट डायग्राम फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, यहाँ पे ब्लैक बॉडी की जगह इस बार मैंने बहुत बच्चों को बोला था कि ब्लैक बॉडी का आएगा, और हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का वगैरह, बट उसमें से ये फुल वेव रेक्टिफायर का आया, तो बड़ा ही अच्छा डायग्राम है, प्यारा सा, और समझ में आया है तभी निकाल सकते हैं, अदरवाइज तुक्का तो नहीं मार पाएंगे इसमें। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है ना। डिटरमाइन फोर्स कांस्टेंट एंड पीरियड ऑफ एसएचएफ, हमको मास दिया है, फोर्स दिया है, तो फोर्स कांस्टेंट और पोजीशन दिया है, एक्स का वैल्यू दिया है, तो F इज इक्वल्स टू -kx, वहां से k निकल जाएगा, सही है, और पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, तो ओमेगा की जगह हम लिखेंगे अंडर रूट k/m, वेरी गुड, तो अंडर रूट k/m में k का वैल्यू यहाँ से लिया और m का वैल्यू यहाँ से दिया है, तो आपका टाइम पीरियड भी निकल जाएगा। तो ये भी सही था क्वेश्चन, इजी था। यहाँ देखें तो हाँ ये तो सीधा सीधा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो व्हाट इज द वर्क डन, सो वर्क डन इज 2.303 nRT, n मतलब 0.5 मोल, r मतलब 8 पॉइंट पता है आपको, एंड t मतलब 300 केल्विन, और V2
V2 अपॉन V1, V2 इज 6। तो log 3 का वैल्यू आप लॉग टेबल से देख के पुट करते एंड मल्टीप्लीकेशन में लॉग टेबल का वापस से यूज। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो प्रॉपरली आपका आया हुआ है 1 2 3 1 2 3 हियर 4 एंड 5 न्यूमेरिकल्स एंड रेस्ट आर थ्योरीज। ठीक है। तो सेक्शन 3 की अगर बात करें तो ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ बार मैग्नेट, तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क वाला क्वेश्चन ही है। यस, रिस्टोरिंग टॉर्क वाला, ये शायद 10th लेसन का है ना। तो 10th लेसन का ही पहला चैप्टर था। हाँ, पहले इसका आ गया ये। हाँ, देन थर्मोडायनेमिक्स, तो ये तो एक बोनस है बच्चों को, मैंने जाते जाते बस ऐसे ही बोल दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कर लिया क्या, तो बोले हाँ। तो एक बार सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करके जाओ। तो ये इक्विलिब्रियम, केमिकल और थर्मल, ये तीनों उसी में थे। तो ये वाले अच्छा हो गया, मैं लास्ट टाइम ये बताया था। सिमिलरली ब्रेविस्टर लॉ को भी बताया था, और ये वाले दोनों एक अच्छे बोनस करके उनको मतलब आ गए। ठीक है। तो ब्रेविस्टर लॉ भी आपको पता है, पोलराइजिंग एंगल वाला। ये मैकेनिकल फोर्स, केमिकल और थर्मल के लिए टेम्परेचर। ठीक है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, तो ये जैसे ही हाफ पार्ट उस लेसन का खत्म होता है वही से रेडियोएक्टिव डीके शुरू होता है। तो डेफिनेशन और एक्सप्रेशन तो अच्छे से कर ही लिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं। वन बैकुरल मतलब क्या होता है, तो उसका भी डेफिनेशन अच्छे से लिख लिया होगा। स्टेट एंड फ्रॉम किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, एक जन ने तो वही ये लिख के आ गए, किरचॉफ करंट और किरचॉफ वोल्टेज हमने पढ़ा ही नहीं, बोला गया अरे भाई रुक जा, थोड़ा सा पढ़ तो ले, उतना ही अपने को आता है और उसमें भी तू ये लिख के आया, क्या मतलब रहेगा फिर, जितना आता है उतना तो प्रॉपर लिखो, स्टेट करो और प्रूव करना था किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। तो ये भी एक वन ऑफ द हॉटेस्ट क्वेश्चन हमको देखने को मिला। एंड डिफाइन एन एक्सप्रेशन फॉर, ये तो सवाल ना मैं देखा ना, मैं मतलब कि हो क्या गया भाई, कि तुमको इतने सारे सवाल हैं उस चैप्टर में से, 6 लेसन में से, ओपन एंड बोथ एंड, ओपन एंड क्लोज एंड, एक्सप्रेशन है, इतने सारे क्वेश्चन है, तुमको ये सवाल मिला है ना। तो ये सवाल लेके आपको वो बोलना चाहते हैं भाई कि पूरी पढ़ाई करो, है ना। ये मत बोलो कि ये आएगा वो आएगा, हाँ आपकी वजह से नहीं चलेगा भाई, हमारे वजह से चलेगा। हम थोड़ी ना अभी खाना खाते हुए थोड़ी ना पेपर बना रहे हैं भाई। तो यहाँ पे आपको उन्होंने एक वार्निंग दी है, आने वाले बच्चे 11th वाले सुन लो ध्यान से, कि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा लेसन वाइज, अभी वक्त है तो पढ़ो। हाँ चलो, तो ये क्वेश्चन बोल सकते हैं 6th नंबर का, ये क्वेश्चन है एक, जो पहले 5 और ये बीच में एक आया था, और ये 7th नंबर का। ठीक है, 3 मार्क्स का। एक कंडक्टिंग बार दिया है, रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड अराउंड अ पाइवटेड एंड, ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ रोटेशन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रोटेशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द, अच्छा हाँ ये हाफ शायद, हाँ हाफ बी एल ओमेगा स्क्वायर वाला क्वेश्चन, यस, ये भी एकदम छोटा सा है, आपके टेक्स्ट बुक में है। तो ये भी अभी समझने को देखो प्रॉब्लम है, मैं खुद पढ़ रहा था तो मेरे को समझने को प्रॉब्लम है कि कहना कहाँ चाहते हो, देख के तो मेरे को ऐसा लगा कि कोई ये तो नहीं है भाई, न्यूमेरिकल तो नहीं है, बट वो हाफ बी एल ओमेगा स्क्वायर वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे देखो। एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आइटम स्टे इन सेकंड ऑर्बिट फॉर 8 पॉइंट एंड हाउ मेनी रिवॉल्व, हाँ ये सवाल था भाई, मैं इस सवाल के लिए आपसे सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है ना, ये है भाई लेवल, कि देखो तुमको अभी ऐसे फर्स्ट ऑर्बिट में कितना, सेकंड में कितना, थर्ड में कितना, ऐसे नहीं मिलेंगे, ऐसे करके दिखाओ मेरे को तो मैं आपको अंदर लूंगा और आउट ऑफ मार्क्स देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज हुई है आपके साथ, ये ट्रॉमा आपको लगा कि ऐसे क्वेश्चंस भाई हमारी जान ले लेंगे, है ना। तो था तो ऑब्वियसली हमने तो अभी देखा तो हम बोल ही सकते हैं यार कि बहुत ही इजी था, बट इट इज टफ। ठीक है, तो ये आपका रिवॉल्यूशंस निकालने थे, तो रिवॉल्यूशंस में सबसे पहले आपको, हाँ तो ये दिया था 10 to the power -8 के लिए, तो आपको पहले टाइम पीरियड निकालना था कि वो कितना टाइम पीरियड रखता है, एंड देन आपको निकालना था कि उतने समय में फिर वो कितना घूमेगा। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था कि मैं, प्रतीक सर, एक सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ 10 घंटे में, सॉरी 1 घंटे में, एक रोटेशन कर रहा हूँ 1 घंटे में, मेरा आंसर आएगा कुछ तो भी, तो मेरे को पता चला कि एक टाइम पीरियड मेरे को घूमने को 1 घंटा लगता है। तो अब बोला गया है कि बता तू 10 घंटे में कितने बार घूमेगा, है ना। तो ऑब्वियसली 1 घंटे में 1 बार, तो 10 घंटे में 10 बार, तो वही पूछा गया था 10 to the power -8 सेकंड में कितना होगा। जब ये सब पुट करने के बाद तुम्हारा आंसर निकलेगा, दैट विल बी द टाइम पीरियड, फिर इसको उससे डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। जैसे 10 घंटे में कितना, मतलब 10 घंटे में कितना, है ना, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 घंटा ना, स्मॉल t डिवाइडेड बाय कैपिटल T, दैट इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो 10 घंटा डिवाइडेड बाय 1, इट विल बी माय आंसर। यस, वेरी गुड। 23 नंबर का अगर आप देखो तो यहाँ पे भी इसी तरीके का कुछ टैकल वाला क्वेश्चन था। तो ये आपका, ओरे भाई
ये देख के कोई बोल सकता है क्या फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन है करके? ये आपका रोटेशनल डायनामिक्स का क्वेश्चन है, मानोगे नहीं आप। फ्लीव्हील मोटर हैज 100 kg, रेडियस दिया है, मोटर डेवलप कांस्टेंट टॉर्क दिया है, फ्लाईव्हील, और बाप रे, अरे ये क्या क्वेश्चन है भाई, ये तो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है यार। कैसे बच्चे थकेंगे नहीं यार, कैसे बच्चे परेशान नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चन देख के? मेरे को तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है। आप देख 100 kg दिया है और 1.5 मीटर रेडियस दिया है, तो यहाँ हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वही टॉर्क दिया हुआ है 2000 और बाकी रेडियस दी है। तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट हियर इन प्लेस ऑफ फोर्स लीनियर में वो एंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे थीटा आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड देन आप वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 2000। आपको ये दिया हुआ है टॉर्क, और थीटा निकाल लो। कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 रिवॉल्यूशन, तो एक रिवॉल्यूशन में आप 2 पाई कंप्लीट करते हो पूरा 360 डिग्री, और 2 रिवॉल्यूशन में, तो वैसे 4 रिवॉल्यूशन में 8 हो जाएगा, तो वो 8 इंटू 2000 दैट विल बी योर आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक टफ क्वेश्चन था अपने हिसाब से, आपके हिसाब से बोल सकते हैं, हम बच्चे के हिसाब से बोल सकते हैं। तो ये भी एक 7-8 नंबर का क्वेश्चन है जो आया है अंदर से एकदम ऐसा, राइट। सो ये गैल्वेनोमीटर, ये एज इट इज क्वेश्चन है, 23-24 में आया है, देख लेना। यहाँ पे डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉप, तो ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है। ड्रॉप का फॉर्मूला होता है, ड्रॉप का फॉर्मूला होता है 2T/R, करेक्ट। सो ये 2T/R, और यहाँ होता है इनिशियल प्रेशर, मतलब इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर। तो आपको इनसाइड प्रेशर निकालना था, ये भी ध्यान रखना था। जिन्होंने सिर्फ इतना निकाल के रख दिया होगा उनका आंसर गलत होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे जिन्होंने 2T/R को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ जो एक्चुअली दिया हुआ था ऐड किया होगा, उसका आंसर सही होगा। तो ऑब्वियसली आंसर 2T/R के करीब ही आएगा। तो इसमें ऐड होने के बाद इस 2T/R जो इसमें ऐड होगा तो वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है, तो एडिशन के बाद भी आंसर इसके ही लगभग आएगा, जो कि इनसाइड प्रेशर थोड़ा सा इससे कैसा रहेगा, ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा। यस, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं अब इसको, ज्यादा रह नहीं गया है। तो ये 26 सीधा, तो इसमें भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, लास्ट के पूरे 5 न्यूमेरिकल्स है और ऊपर के सारे 7 थ्योरी है। तो परफेक्ट, उस हिसाब से थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल के हिसाब से पेपर परफेक्ट था। तो सोलेनॉइड दिया है पाई सेंटीमीटर डायमीटर दी है, और वाइंडिंग दिया 1000 टन सॉरी, और एम्पियर करंट दिया है 5। तो कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, तो μ0 n × I, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सोलेनॉइड के लिए लेंथ L होती है, तो लेंथ दी है और आपको लेंथ पाई दिया है, बाकी डायमीटर दिया है उसको रेडियस में कन्वर्ट कर लेना, और एंड करंट भी दिया हुआ है। तो ये भी आपका आसानी से हो जाएगा, तो ये भी समझते कि हो गया। ये होता है भाई पैरा सेक्शन, मेरे को ये बहुत पसंद आता है, और ये कभी नहीं बदलते, हर साल बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही मेथड रहता है, और हर बार बच्चे 4 मार्क्स का क्वेश्चन करते, क्या आएगा करते हुए सब लोगों के गलत हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करके रखे जाते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं, ये 2 के लिए मत जाओ, ये अगर आपके लक में आ गए तो फिर आप अपना हक इस पे जमा सकते हो। बट 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं यार, जो बोला गया है वैसे ही दिया गया है, एक न्यूमेरिकल्स एक थ्योरी। ये देखो, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स, 4 मार्क्स के क्वेश्चन को 2 + 2 में डिवाइड किया है, और सभी पहचान के यार, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। हो सकता है बच्चे ने बहुत सारा पढ़ा है वेव ऑप्टिक्स में, ये क्या दे दिया सर, ये क्या क्वेश्चन है क्या वेव ऑप्टिक्स का? बिल्कुल यार, YDSC का सब लोग राह देख रहे होंगे, डायग्राम का सब लोग राह देख रहे होंगे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का सब लोग राह देख रहे। देखो भाई, गूगली है बोर्ड की तरफ से, 11th वालों जरा ध्यान रखना इस चीज का, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है ना। देन ये आ गया भाई डबल स्लिट YDSC, ले इसको छुड़ाओ, इसको भी छुड़ाने जाओगे तो भी आपका मतलब छुड़ाने के बाद देखो पता चलेगा। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, मेंशन फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये हर बार का है बच्चों का। जब भी सिग्निफिकेंस पूछा जाता है भाई, लिखना क्या है पता ही नहीं। अरे सिग्निफिकेंस में क्या लिखना है, इतनी बार समझाया है, उसको याद तो करो, है ना। सिग्निफिकेंस क्या है उस चीज का वो बताओ, खत्म करो। उसके वो जो इक्वेशन लिखा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बोलता है वो इक्वेशन, क्यों यूज करते हैं, सिंपल यार। एंड देन ये सीधा साधा भोला वाला सा सवाल है, मेरे जैसा इनोसेंट है, देख लो। देन स्टेट एनी 4 यूजेस ऑफ वेंडिग्राफ जनरेटर। शायद ही वेंडिग्राफ जनरेटर को किसी ने पढ़ा होगा, लेकिन जिसने भी पढ़ा होगा उसने वर्किंग और कंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे। वेंडिग्राफ जनरेटर का यूज सबको इसलिए याद होगा क्योंकि भाई हाई वोल्टेज बाल ऊपर आ जाते हैं, है ना, तो वो चीज याद रह के ही यूजेस आप लिख के आए होंगे। मुझे बताया लाइव एक्सपेरिमेंट उस चीज का अपन ने किया था, है ना। सो इन पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इंटेंसिटी, तो ये भी एक डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट करंट का आपका क्वेश्चन था। तो बड़ा ही प्यारा और अच्छा पेपर था बच्चों, और आगे के पेपर बहुत अच्छे आएंगे, शायद हो सकता है कि अभी लॉजिकली आए। ये साल 2026 के पहले 25 का जो पेपर आया है वो इस तरीके से आया कि प्रॉब्लमेटिक लग रहा है बच्चों को, बट इट इज नॉट, क्योंकि टैकल करने वाला था, थिंकिंग पे ज्यादा जोर लगाने वाला ये पेपर था। बट आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, जितना भी आपने डिसाइड किया उतने मार्क्स आपको मिल गए होंगे। और
आगे के पेपर्स के लिए ऑल द बेस्ट, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए एक बार लाइक कर दे। हमारा इंस्टीट्यूट है वर्धा में, अगर आप चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं, एक बार बैठ के देखो, वापस कहीं नहीं जाओगे, ये मेरी गारंटी है। एक्सपेरिमेंटली हम चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे पेपर जो है हम इजीली टैकल कर पाते हैं। तो आपको अगर कोई कांटेक्ट करना है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको अप्रोच कर लूँगा, डोंट वरी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट। और मैं जानता हूँ बच्चों पेपर डिफिकल्ट था, क्यों? क्योंकि समझने में प्रॉब्लम हुआ, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो क्या कर सकते हैं, जो होगा वो मतलब अपनी ही वजह से हो रहा है, इसलिए हम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। सो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट पेपर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।